साइंस का। तो ऐसे में मैं आपके लिए साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूं और सारे के सारे जो भी क्वेश्चन मैं बताऊंगा सारे के सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं। तो इस वीडियो को यार देख करके ही जाना एग्जाम हॉल में, ऐसा ना कि एग्जाम हॉल में ना गए देख करके तो फिर पछताना पड़े, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक क्वेश्चन लेते हैं और उसको समझने की पूरी कोशिश करते हैं। और ध्यान देना कि सारे के सारे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछे गए सवाल है, ठीक है। तो प्रश्न क्रमांक 1 कहता है कि अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है। मतलब अमीबा जो होता है ये मतलब अजीब प्राणी होता है, ये अपनी संरचना को जैसे चाहे वैसे बना सकता है, यानी अपनी आकार में कुछ भी परिवर्तन कर सकता है, टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी बना लेता है, ठीक है। तो वही पूछ रहा है कि अमीबा जो है भैया अपना भोजन कैसे पकड़ते हैं, यानी अपना भोजन कैसे करता है, किसकी मदद से। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ऑप्शन ए में जो दिया गया है वो दिया गया स्पर्शक द्वारा, और ऑप्शन बी दिया गया है जीभ द्वारा, और ऑप्शन सी दिया गया कूटपाद द्वारा, और ऑप्शन डी दिया मुंह द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों कूटपाद द्वारा, ठीक है। इसी प्रकार चलते प्रश्न क्रमांक 2 की ओर। तो 2 कहता है कि कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है, ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए में पेप्सिन, ऑप्शन बी में ट्रिप्सिन, और ऑप्शन सी में लाइपेज, एंड ऑप्शन डी में है यहाँ पे इमाइलेज। तो भैया 2 का सही आंसर क्या होगा, तो 2 का सही आंसर होगा भैया ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यानी लाइपेज, ठीक है। चलिए इसी प्रकार चलते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की ओर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं 3 कहता है कि किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। तो बताइए वायवीय श्वसन या अवायवीय श्वसन, या सी में ए एवं बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा। देखो भैया मैं 3 का जो सही आंसर बोल दूं तो इसका सही आंसर होता है वायवीय श्वसन, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्रश्न क्रमांक 4 की ओर चलते हैं। चौथा देख लो, कहता है कि मछली का श्वसन नांग होता है, यानी मछली सांस लेती है किससे, ये पूछा जा रहा है ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन ए में ट्रैकिया, ऑप्शन बी में गिल्स, और ऑप्शन सी में त्वचा, और ऑप्शन डी में फेफड़ा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो मैं आपको बता दूं कि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी द राइट आंसर, यानी गिल्स, ठीक है। आइए इसी प्रकार चलते हैं प्रश्न क्रमांक 5 की ओर। तो 5 यहाँ पे देख सकते हैं। 5 कहता है कि आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुण धर्म निम्नलिखित में किसके आवर्त फलन होता है। तो ऑप्शन ए में परमाणु द्रव्यमान के, ऑप्शन बी में परमाणु संख्याओं के, और ऑप्शन सी में परमाणु आकार के, और डी में है घनत्व के। तो भैया मैं आपको बता दूं कि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी द राइट आंसर, यानी परमाणु संख्याओं के, ठीक है। तो ये इसका सही आंसर हो गया। आइए दोस्तों अब क्या करते हैं, चौथा प्रश्न लेते हैं। तो सॉरी छठा प्रश्न लेते हैं। तो छठा प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं। छठा प्रश्न कहता है कि आधुनिक आवर्त सारणी की क्षैतिज कतारें निम्नलिखित में क्या कहलाती है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका सही आंसर क्या होगा। तो जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन ए में कहते हैं आवर्त, ऑप्शन बी में समूह, और ऑप्शन सी में कोष, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो मैं आपको बता दूं कि 6 का जो सही आंसर होगा भैया ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यानी आवर्त। इसी प्रकार चलते हैं प्रश्न क्रमांक 7 की ओर। तो यहाँ पे आप 7 देख सकते हैं। 7वां कहता है कि लोहे के फ्राइंग पैन के जंग से बचने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है। तो ऑप्शन ए में ग्रीज लगाकर, ऑप्शन बी में पेंट लगाकर, ऑप्शन सी में जिंक की परत लगाकर। तो मैं आपको बता दूं कि लोहे को देखो जंग से बचने के लिए अगर कहा जाए तो भैया ये तीनों लगा करके हम कर सकते हैं, यानी ऑप्शन डी द राइट आंसर है कि नहीं। तो आइए हम चलते हैं, इस प्रकार लेते हैं 8वां प्रश्न। तो 8वां प्रश्न देख लेते हैं। 8 कहता है यहाँ पे 8वां प्रश्न कि निम्नलिखित में किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। एल्यूमिनियम को, या सोडियम को, या मैग्नीशियम को, या कॉपर को। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं भैया निम्नलिखित में से किस धातु को काटा जा सकता है, तो सोडियम को। तो सोडियम एक ऐसे धातु होती है जिसको आसानी से हम काट सकते हैं, वो भी चाकू की मदद से। प्रश्न क्रमांक 9 कहता है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन से गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है। अब कौन से गैस जो है चूने के पानी को क्या कर देता है, दूधिया कर देता है, वो पूछ रहा है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्लोरीन यानी Cl2, ऑप्शन बी में है SO4 SO2, और सी में है CO2, और डी में है O2। तो मैं इसका सही आंसर बताऊं तो ये है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए इसी प्रकार चलते हैं प्रश्न क्रमांक 10 की ओर। तो 10 यहाँ पे देख सकते हैं टार्टरिक अम्ल निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है। ये पूछा जा रहा है कि टार्टरिक अम्ल टमाटर में, या संतरा में, या सिरका में, या इमली में। तो मैं आपको बता दूं, याद रखना ट से टार्टरिक और ड से टमाटर, ये याद रखना, टमाटर में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। तो अब हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 11 की ओर। तो यहाँ पे 11 कहता है कि जिप्सम
का रासायनिक सूत्र क्या है? जिप्सम का यहाँ पे रासायनिक सूत्र पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए में CaSO4 इंटू हाफ H2O, तो ये तो भैया हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस का आणविक सूत्र, है ना। और बी में यहाँ पे देख सकते हैं CaSO4 इंटू 2H2O, और ऑप्शन सी में CaSO4 इंटू 10H2O, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो बताइए 11 का सही आंसर क्या होगा? तो 11 का जो सही आंसर होगा भैया ऑप्शन बी द राइट आंसर, यानी CaSO4 इंटू 2H2O। ठीक है, इसी प्रकार चलते हैं प्रश्न क्रमांक क्या, तो 12 की ओर। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 12 कहता है कि जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? यानी जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच जब अभिक्रिया होती है तो पूछ रहा है कि कौन सी गैस निकलती है, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन या नाइट्रोजन। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो मैं आपको बता दूं कि इसकी 12 का जो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, यानी हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, ये हमारे पास सही आंसर है। प्रश्न क्रमांक हम चलते हैं 13 की ओर। तो यहाँ पे देख सकते हैं 13 कहता है कि वैद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक होता है। तो मैं आपको बता दूं कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, तो प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होगा? तो ओम मीटर होगा। ठीक है, इसका एसआई मात्रक। तो एसआई का फुल फॉर्म क्या होता है जानते हैं? एसआई का फुल फॉर्म होता है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल का मतलब होता है कि अंतरराष्ट्रीय पद्धति। बोले तो जैसे कि 5 है तो 5 को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 5 ही बोला जाएगा। ठीक है, उसे कुछ दूसरा नहीं बोला जाएगा, 5 ही बोला जाएगा, है कि नहीं। मान लो कि जैसे आप देखो टमाटर है तो दूसरे जगह जाओगे तो टमाटर के कुछ भी बोल सकते हैं। मान लो कि प्याज है, प्याज को हम यहाँ प्याज बोलते हैं, अगर कहीं जाओगे तो वहाँ कांदा बोलेगा। तो ये इंटरनेशनल नहीं हुआ क्योंकि अलग अलग नाम दे दिए। इंटरनेशनल सिस्टम का मतलब होता है कि अगर यहाँ हम ओम बोल रहे हैं तो दूसरे देश में भी ओम ही बोले, ये होता है इसका मतलब। तो यहाँ पे कहता है कि वैद्युत प्रतिरोधकता का ऐसे ही मात्रक क्या होता है, ये पूछा जा रहा है। देखो ये ओम है, ओम, और ये देखो यहाँ पे बट्टा के रूप में आप समझिए कि ओम बटे मीटर और वोल्ट बटे मीटर है, और डी क्या ओम मीटर। हमको पता है कि प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक ओम मीटर होता है कि नहीं। अब कंफ्यूजन मत हो जाना ऑप्शन को देख करके, ठीक है, याद रखना ये होगा, नहीं तो ओम मीटर याद रख, हाँ ये ओम मीटर, ऑप्शन बी में मार्केट चले आओगे, गलती मत करना। ऑप्शन डी द राइट आंसर ओम मीटर। प्रश्न क्रमांक हम चलते हैं 14 की ओर। तो यहाँ पे 14 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है? भैया विद्युत का सबसे अच्छा चालक मैंने आपको बताया था कि विद्युत का सबसे अच्छा जो चालक होता है वो चांदी होता है, बोले तो सिल्वर होता है। तो ऑप्शन ए में चांदी, तो यही है इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन ए द राइट आंसर, है कि नहीं। चलिए प्रश्न क्रमांक हम 15 की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं 15 कहता है कि विद्युत धारा की चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था, ये पूछा जा रहा है ना। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का फैराडे तो नहीं हो सकता क्योंकि विद्युत मोटर का खोज फैराडे ने किया। ऑप्शन बी द राइट आंसर ऑस्टेड, ठीक है, ऑस्टेड ने किया इसका सही आंसर, ठीक है, ऑप्शन बी द राइट आंसर, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगला देखते हैं। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 16 की ओर। तो 16 कहता है कि विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। अब देखो यहाँ कहता है ऑप्शन ए में यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा से, और ऑप्शन बी में कहता है कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, और ऑप्शन सी में कहता है विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में, और ऑप्शन डी में कहता है विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में। तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी द राइट आंसर, यानी विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में। तो 16 का जो भैया सही आंसर होगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक हम चलते हैं 17 की ओर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 17 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है। अब कहता है निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक मतलब कम अभिक्रियाशील धातु। देखो ऑप्शन ए में एल्यूमिनियम, ऑप्शन बी में जिंक, ऑप्शन सी में लोहा, ऑप्शन डी में मैग्नीशियम। तो मैं आपको बता दूं कि देखिए बहुत सारे बुक में लोहा दिया गया है लेकिन लोहा नहीं होता है, मैग्नीशियम होता है। तो मैग्नीशियम इज राइट आंसर, ठीक है। आपके अकॉर्डिंग देखो इन दोनों में कन्फ्यूजन चलता रहता है, किसी किसी बुक में मैग्नीशियम और किसी किसी बुक में लोहा दिया रहता है। तो आप हमें कमेंट करके ये बताना कि आपके बुक में क्या दिया गया है, ठीक है। आपको जो कन्फर्म लगे वो आप टिक कर सकते दोनों में से। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक हम चलते हैं 18 की ओर। तो यहाँ पे 18 कहता है कि कार्बन की परमाणु संख्या है। कार्बन की परमाणु संख्या भैया जिसका संकेत सी होता है, तो परमाणु संख्या क्या, ऑप्शन ए या ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो मैं आपको बता दूं इसका सही आंसर 6 जो होता है कार्बन की परमाणु संख्या होती है, यानी 18 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्रश्न क्रमांक 19 की ओर चलते हैं। अब 19 क्या कहता है यहां से अब देख लेते हैं। 19 देख लो, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है ना, जिनमें कार्बन कार्बन परमाणु के बीच त्रिआबंध होते हैं, वे कहलाते हैं एल्केन या एल्काइन या एल्किन या डी, इनमें से कोई नहीं। तो भैया अब देखो ये 19 है, 19 का एक क्वेश्चन तो मैं आपको छोड़ दूंगा, आप लोग हमें कमेंट करके बताना इसका सही आंसर क्या होगा, है ना। चलिए इसी प्रकार चलते हैं प्रश्न क्रमांक 20 की ओर। तो चलिए हम 20 देख लेते हैं। 20 क्या कहता है
एथेनॉल के अभिक्रियाशील मूलक का सूत्र है ना, ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे देखो -OH, बी में दिया गया -CHO और सी में दिया गया है -COH और डी में दिया गया CO। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो मैं आपको बता दूं कि 20 का जो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए द राइट आंसर -OH। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक हम यहाँ पे 21 की ओर चलते हैं। 21 कहता है कि स्टोमाटा के खुले और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है? स्टोमाटा को देखिए, द्वार कोशिकाएं या सहचर कोशिकाएं या चालनी नलिकाएं और डी मूल रोम। तो भैया 21 का सही आंसर क्या होगा? तो मैं आपको बता दूं द्वार कोशिकाएं। क्या होता है? द्वार कोशिकाएं। जब मैंने आपको बायोलॉजी पढ़ाया था रंध्र वगैरह के बारे में, पत्ता के बारे में, है ना, तो पत्ता के बारे में मैंने डिटेल से बताया था इसके, है ना, पत्ता को लेकर के ही। आइए हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक इसमें 22 की ओर। तो 22 कहता है कि निम्न में से कौन वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है? भैया वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? आपको पता है, न्यूरॉन कहते हैं या नेफ्रॉन कहते हैं, या फिर सी में देख सकते हैं ग्लोमेरुलस कहते हैं, या डी निलय कहते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। अब समझने वाली बात यह है कि संरचनात्मक मतलब क्या होता है, क्रियात्मक मतलब क्या होता है? संरचनात्मक मतलब कि ये हुआ कि इनसे मिलकर के बने होते हैं। कहते हैं ना वृक्क की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई, तो बोले तो नेफ्रॉन से मिलकर के बने होते हैं और यही इसमें कार्य करते हैं। इसका मतलब ये हुआ। चलिए हम प्रश्न क्रमांक हम चलते हैं 22 की ओर, 23 की ओर। तो 23 हम देखेंगे। तो 23 कहता है क्या कि मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्नलिखित में कौन है? मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग वृक्क, या वृक्क यानी किडनी, ठीक है, इंग्लिश में हम किडनी बोलते हैं, या फिर गुर्दा भी बोल सकते हो। देखो अलग अलग नाम से बोलते हैं। बी रक्त है, और सी में श्वेत ग्रंथि है, और डी में अग्नाशय है। तो भैया इसका सही आंसर क्या होगा ये पूछा जा रहा है ना। तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो, एक मिनट, तो देखो 23 का जो सही आंसर होगा, यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में होगा, देखो भैया ऑप्शन ए द राइट आंसर वृक्क, बोले तो किडनी यानी गुर्दा, ठीक है। तो मानव का जो प्रमुख उत्सर्जी अंग है, ऑप्शन ए द राइट आंसर, बोले तो गुर्दा। चलिए हम प्रश्न क्रमांक चलते हैं। प्रश्न क्रमांक ले लेते हैं यहाँ पे 24। तो यहाँ पे 24 कहता है कि एंड्रोजन क्या है? अभी एंड्रोजन क्या है? नरलिंग हार्मोन है, या मादालिंग हार्मोन है, या पाचक रस है, और या डी इनमें से सभी है ना। तो मैं आपको बता दूं कि 24 का सही आंसर क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं कि ऑप्शन ए द राइट आंसर यानी नरलिंग हार्मोन होगा, ठीक है। आइए हम अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 25 की ओर चलते हैं। 25 कहता है कि जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? ये पूछा जा रहा है ना। तो यहाँ पे देखिए जो कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए में दिया गया उपचयन, ऑप्शन बी में अपचयन, सी में संचारण और डी में इनमें से कोई नहीं। तो 25 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो 25 का सही आंसर ऑप्शन ए यानी उपचयन इसका राइट आंसर होगा। चलिए प्रश्न क्रमांक हम चलते हैं 26 की ओर। 26 कहता है कि अम्ल का पीएच मान होता है। तो भैया एक बात मैं कन्फ्यूजन जो उसका दूर कर देता हूँ। देखो 7 है, अगर किसी का पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है, याद रखना ज़्यादा, ठीक है, और इधर मानो कि कम, ठीक है, अगर याद रखना अगर किसी का पीएच मान अगर 7 होता है तो वो उदासीन कहलाता है, 7 से ज़्यादा होगा तो वो कहलाएगा क्षारीय, और 7 से कम होगा तो वो कहलाएगा अम्लीय। तो यहाँ पे कहता है कि अम्ल का पीएच मान, तो मैंने क्या बोला कि अम्ल का पीएच मान यहाँ पे पूछा है तो 7 से कम होगा ना, क्योंकि अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। और अगर क्षारीय का कहेगा, क्षार का, तो कहना 7 से अधिक, ठीक है, और उदासीन कहेगा तो 7 होगा, ठीक है, 7 के बराबर। तो 26 का जो सही आंसर होगा 7 से कम, तो उनका पीएच मान 7 से कम होता है ना। तो 26 का जो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब हम क्या करते हैं, प्रश्न क्रमांक 27 की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं 27 क्या कहता है कि धोने का सोडा का आणविक सूत्र है। अब बताइए धोने के सोडा का आणविक सूत्र कहता है। तो ऑप्शन ए में Na2CO3, और बी में है Na2CO3 इंटू 2H2O, और ऑप्शन सी में Na2CO3 इंटू 10H2, और ऑप्शन डी में है Na2CO3 इंटू 5H2O। तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, तो Na2CO3 है ना, यानी 27 का जो सही आंसर होगा Na2CO3। ओके, अब आइए हम क्या करते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। तो अगला प्रश्न हमारे पास देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक कहता है 28 क्या कहता है, देख लो। मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है, कहता है मधुमक्खी का डंक जो है एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है, यह अम्ल है। मतलब कुल मिला के कहा जाए
कि ये घुमा के पूछ रहा है कि मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये पूछा जा रहा है। सिंपल सी बात है। तो भैया ऑप्शन ए में मेथेनोइक अम्ल, और ऑप्शन बी में इथेनोइक अम्ल, और ऑप्शन सी में है सिट्रिक अम्ल, और डी में है ऑक्जेलिक अम्ल। तो भैया आप इसका सही आंसर बताओ कि क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए द राइट आंसर, मेथेनोइक अम्ल, ठीक है, यानी मेथेनोलिक एसिड। कभी कभी गड़बड़ा जाता हूँ बोलने में, कोई दिक्कत नहीं है, जुबान ही तो है। अब चलते हैं 29 नंबर में। 29 क्या कहता है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। भैया आयोडीन नमक की कमी से कौन सा रोग होता है। ऑप्शन में घेंघा, ऑप्शन बी में मधुमेह, ऑप्शन सी में स्कर्वी, ऑप्शन डी में एड्स। तो मैं आपको बता दूं कि इसका सही आंसर होगा घेंघा। देखो घेंघा क्या होता है, गले में होता है ना, वो जो गले में लटक जाता है वो घेंघा रोग होता है। ओके, प्रश्न क्रमांक हम 30 की ओर चलते हैं। 30 क्या कहता है, निम्न में से कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है, यानी पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाला हार्मोन कहता है। ऑप्शन ए में वृद्धि हार्मोन, ऑप्शन बी में थायरॉक्सिन हार्मोन, ऑप्शन सी में इंसुलिन, और ऑप्शन डी में एंड्रोजन। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो मैं आपको बता दूं इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए द राइट आंसर, वृद्धि हार्मोन, ठीक है। चलो हम प्रश्न क्रमांक हम 31 की ओर चलते हैं। 31 क्या कहता है, 31 कहता है कि अमीबा में अलैंगिक जन्म किस विधि द्वारा होता है। तो अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है। तो इस क्वेश्चन से तो एक ऑब्जेक्टिव क्लियर हुआ कि अमीबा में कौन सा जनन होता है, तो याद रखना अलैंगिक जनन। अब देखो क्वेश्चन से ही हम क्या करते हैं, एक दो क्वेश्चन बना लेते हैं और उसका उत्तर भी ढूंढते हैं। कहता है अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है, तो याद रखना कि अमीबा में अलैंगिक जनन ही होता है। अब विधि का नाम बताना है। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन ए में है मुकुलन, ऑप्शन बी में है विखंडन, ऑप्शन सी में बीजाणु जनन, और ऑप्शन डी में है इनमें से सभी। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो देखो भाई इसका जो सही आंसर होगा 31 का ना, वो विखंडन होगा, ठीक है। क्या होगा, विखंडन। तो अमीबा में अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है, विखंडन द्वारा, ठीक है। देखो विखंडन मतलब बांट देना। अमीबा जो होता है ना भैया, एक रूप से दो रूप अपने आप ले लेता है, ठीक है। इसमें कोई जनन की प्रक्रिया नहीं होती, याद रखना। ओके, नर और स्त्री ऐसा कोई बात नहीं होता इसमें। चलिए अब हम यहाँ पे देखते हैं 32 नंबर सवाल। 32 कहता है फूल का कौन सा भाग जो है वो फल में बदलता है। देखो फूल का कौन सा भाग जो है फल में बदल जाता है। ऑप्शन ए में पुंकेसर, ऑप्शन बी में स्त्री केसर, ऑप्शन सी में अंडाशय, और ऑप्शन डी में बीजांड। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों। तो देखो इसका जो सही आंसर होगा 32 का, तो यहाँ पे देख लेते हैं भैया। तो भैया पुंकेसर होगा, ठीक है। ऑप्शन ए द राइट आंसर यानी पुंकेसर। चलो हम प्रश्न क्रमांक क्या चलते हैं 33 की ओर चलते हैं। तो 33 में यहाँ पे देख सकते हो, 33 कहता है निम्नलिखित में से कौन लेंस का आवर्धन यानी एम बराबर होता है, ठीक है। ये पूछा जा रहा है ना, ये फिजिक्स से लिया गया क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर क्या होगा। देखो भैया यहाँ पे टोटल यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, और चारों में इसका सही आंसर क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं कि ऑप्शन ए द राइट आंसर। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए प्रश्न क्रमांक हम चलते हैं कितना 34 की ओर। तो 34 यहाँ पे देख सकते हैं। 34 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है। तो निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है, ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए में कॉर्निया, ऑप्शन बी में रेटिना, ऑप्शन डी सी में परितारिका, ऑप्शन डी में पुतली। तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो 34 का जो भैया सही आंसर होगा ऑप्शन सी द राइट आंसर यानी परितारिका, ठीक है। चलिए हम प्रश्न क्रमांक चलते हैं किसमें 35 की ओर। तो 35 कहता है कि वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का प्रकीर्णन अधिक होता है, यानी वायुमंडल में प्रकाश के किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, ये कहता है। तो ऑप्शन ए में देख सकते हैं लाल, ऑप्शन बी में नीला, ऑप्शन सी में पीला, ऑप्शन डी में नारंगी। तो आप देखोगे वायुमंडल में, तो भैया वायुमंडल में सबसे ज्यादा रंग कौन दिखाई देगा, तो आपको नीला रंग दिखाई देगा, है ना। कौन सा रंग दिखाई देता है, नीला रंग दिखाई देता है। इसी का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है। प्रश्न क्रमांक हम चलते हैं 36 की ओर। 36 कहता है कि प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है। तो ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए में कहता है प्रावर्तन। प्रावर्तन का मतलब होता है टकराना, याद रखना। ऑप्शन बी में वायुमंडलीय अपवर्तन, ठीक है। अपवर्तन का मतलब आर पार चला जाना, ठीक है। और ऑप्शन सी में प्रकीर्णन। तो भैया इसमें कौन इसका सही आंसर होगा, यानी 36 का सही आंसर बताना है। तो देखो भैया मैं आपको बता दूं कि 36 का जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन बी द राइट आंसर, यानी वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही आपको पता ऐसा लगता है। अपवर्तन का मतलब वायुमंडल से आर पार चले जाना, ये होता है, ठीक है। प्रश्न क्रमांक यहाँ पे 37 कहता है, 37 कहता है कि जब पश्चिम की ओर प्रेक्षित कोई धनावेशित कण, क्या है, अल्फा कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विपक्षित हो जाता है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है, ये पूछा जा रहा है।
है ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा 37 का। तो भैया देख लो 37 का जो सही आंसर होगा ना वो हो जाएगा भैया ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या होगा ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा अधोमुखी। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 38 की ओर चलते हैं। 38 हमारे पास क्या है, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह है। तो भैया हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वो पूछा जा रहा है ना। ऑप्शन ए में देख सकते हो क्या है 220 वोल्ट पर दिष्ट धारा, और ऑप्शन बी में 12 वोल्ट पर दिष्ट धारा, और ऑप्शन सी में 220 वोल्ट पर दिष्ट धारा होती है, और डी में 12 वोल्ट पर प्रत्यवर्ती धारा होती है। चलो सभी लोग इसका हमें कमेंट कर देना। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल है, आपको पता होगा। ओके, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना एंड दोस्तों को भी शेयर करना।